गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सैनी। आज हम B.Ed सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट में करिकुलम डेवलपमेंट के जो स्टेप्स है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने सेकेंड स्टेप पढ़ा लिया था शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। आज हम इसी उद्देश्य का जो पार्ट है शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण से संबंधित उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बी के व्हीलर ने जो अपनी बुक, उस बुक का नाम है करिकुलम डेवलपमेंट, ये उन्होंने बुक लिखी थी और इस बुक में शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार की उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण इस बुक के अंदर कुछ मानदंड बताए, कुछ क्राइटेरिया। उस क्राइटेरिया के आधार पे ही क्या है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। अब ये जो मानदंड है उन्होंने कुछ बिंदुओं के आधार पर बताया, जिसमें पहला बिंदु मानवीय अधिकारों से संबंधित था। तो मानवीय अधिकारों से तादात्म्य, यानी हमारे जो करिकुलम डेवलपमेंट के जो ऑब्जेक्टिव है वो किससे रिलेटेड हो, जो ह्यूमन राइट्स हमें दिए गए हैं, जो यूएनओ के द्वारा या पर्टिकुलर हमारे किसी नेशन के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा समस्त राष्ट्र की जनता को प्रोवाइड किए गए हैं, उन्हीं के आधार पर क्या हो हमारे करिकुलम डेवलपमेंट को उनका बेसिस बना करके हम क्या करें, इन अधिकारों का यूज करें। इसमें इन्होंने कुछ और सब पॉइंट्स बताए हुए इस प्रकार है। ये जो नॉर्म्स हैं बेसिकली एक बात और है, ये यूएनओ के अनुच्छेद 55 में लिखे हुए हैं। यानी ये जो भी मानवाधिकार के बारे में जो व्हीलर्स ने अपना व्यूज दिया है, ये व्यूज के आधार पर ही हम जो करिकुलम डेवलपमेंट में ऑब्जेक्टिव है उसको डिफाइन कर रहे हैं। इसमें पहला है कि उच्च जीवन स्तर। हालांकि ये पॉइंट्स हमने पिछले वीडियो में बता दिए गए, लेकिन फिर भी एक बेस के लिए हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे कि जीवन स्तर, पूर्ण कार्य, आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति तथा विकास की स्थितियां। यानी मानवाधिकार से तादात्म्य के बारे में व्हीलर ने कहा है कि जो सब पॉइंट्स लिखा के
जीवन स्तर को अप करने वाले से रिलेटेड, हमारे टास्क को लेकर कंप्लीट टास्क, हमारे इकोनॉमिकल सोशल प्रोग्रेस और हमारे डेवलपमेंट की जो भी सिचुएशन आती है उससे रिलेटेड होने चाहिए और इन्हीं को हम क्या करें हमारे शैक्षिक उद्देश्यों में स्थान दें। इसी के बाद सेकंड पॉइंट जो उन्होंने बताया है वो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक स्वास्थ्य एवं अन्य सामाजिक समस्याएं तथा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सहयोग। फिर नेक्स्ट व्हीलर ने कहा सेकंड जो इसका पॉइंट है ह्यूमन राइट्स को लेकर के कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हम क्या ले हमारी इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक सोशल हमारी हेल्थ को लेकर के और अन्य जो भी हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम गरीबी ले सकते हैं, अशिक्षा ले सकते हैं और वेल लाइफ स्टैंडर्ड को ले सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि है, बेरोजगारी है, ये सब हमारी सोशल प्रॉब्लम्स है जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे देशों में भी देखने को मिलती है। साथ ही हमारा कल्चरल और एजुकेशनल कोलैबोरेशन जो दूसरे राष्ट्रों से होता है, कभी कभी फॉर्म भी दिया जाता है कुछ स्टैब्लिश करने के लिए। गवर्नमेंट तो हमारी स्टेट नेशन जो होता है उसके अंदर जो सरकार स्थापित है वो तो करती ही है, साथ में हम इंटरनेशनल लेवल पे भी इस प्रकार का सहयोग ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है तीसरा जो पॉइंट्स व्हीलर ने इस तादात्म्य को लेकर के बताया है वो है कि सभी के मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता के प्रति जाति धर्म भाषा एवं लिंग भेद के बिना सार्वभौमिक समादर। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है जो ह्यूमन राइट्स को लेकर पीटर व्हीलर ने कहा वो कहा कि सभी के मानवीय अधिकार
और जो मौलिक स्वतंत्रता के प्रति हमारी जाति है, धर्म है, भाषा है, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव करते हुए सभी के प्रति सार्वभौमिक समादर, यानी हम सभी जाति, धर्म, भाषा वाले विभिन्न राष्ट्रों के प्रति क्या करें, समादर भाव करें। तो इस प्रकार के उद्देश्यों को हम किसमें इंक्लूड करें, मानवीय अधिकारों के अंतर्गत। और मानवीय अधिकारों से तादात्म्य बिठाते हुए ही हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बीके व्हीलर ने कहा। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, बी पॉइंट जो बीके व्हीलर ने कहा वो है लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूलन। यानी हमारे जो ऑब्जेक्टिव हो वो कैसे हो, हमारे देश में जो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली हमने अपनाई है उसके अनुकूल हो। अब इसमें हमने कौन कौन सी बातें देख सकते हैं कि सबसे पहले तो जो डेमोक्रेसी के यानी जो लोकतांत्रिक हमारे सिद्धांत है हम उन्हें इसमें इंक्लूड करेंगे। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ साथ हमारे व्यक्तिगत या हम ले सकते हैं व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता, गरिमा, सामाजिक न्याय, समता, सहयोग, मत तथा भाईचारे की भावना। आदि। तो ये सब क्या है, हमारे जो प्रजातांत्रिक डेमोक्रेसी जो हमारी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है उसके मूलभूत सिद्धांत है, उसके महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको भी हमें क्या करना चाहिए, शैक्षिक उद्देश्यों में शामिल करना चाहिए। इसके पश्चात थर्ड जो उन्होंने कहा, थर्ड जो बात थी वो थी सामाजिक सार्थकता। अब सामाजिक सार्थकता के अंदर हमारे सोशल इश्यूज इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमारे मूल्य हैं, साथ ही हमारे समाज के प्रति निष्ठा, निष्ठा है, हमारा सोशल कोलैबोरेशन है, सहयोग है समाज के कार्य को लेकर के, साथ ही समायोजन है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन सोशल वैल्यूज के अंदर हमारा एडजस्टमेंट पावर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही हमारा विकास है जो स्पेशली सामाजिक विकास के कंसर्न में हमें सामाजिक
सार्थकता यानी सोशल सिग्निफिकेंट को इंट्रोड्यूस करता है। इन सभी में योगदान आदि को पर आधारित हमारे क्या होने चाहिए, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका निर्धारण किया जाना चाहिए। अब थर्ड के बाद फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट हमारा है, फोर्थ पॉइंट के अंतर्गत डी पॉइंट आता है। डी के अंतर्गत हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताएं आती है। अब ये व्यक्तिगत आवश्यकताएं पर्टिकुलर चाइल्ड के विकास से रिलेटेड होती है, जो स्पेशली बालकों के, इसे हम यहाँ डिफाइन करते हैं, बालकों के व्यक्तित्व और इनकी ही व्यक्तिगत आवश्यकताएं जो इंडिविजुअल नीड्स होती है हर बालक के अकॉर्डिंग। क्लास में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर कैलकुलेट करते हैं या श्रेणीकरण करते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता में सामान्य बालक भी होते हैं, मध्यबुद्धि भी होते हैं, औसत भी होते हैं, प्रतिभाशाली भी होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ साथ बालकों का क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उनका शारीरिक एवं जो बौद्धिक विकास है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस बौद्धिक विकास के आधार पर ही क्या होता है, हम बालकों की बेसिक नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम जो व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बालक हैं उसके आधार पर और जो भी बालक है उनका फिर हम परिवार के द्वारा उनको किस प्रकार का सहयोग दिया जा रहा है, तो पारिवारिक हम इसका सहयोग है, इन बातों को भी इस व्यक्तिगत आवश्यकताओं में इंक्लूड करते हैं। तो ये सब बातें क्या है, क्योंकि परिवार ही ऐसा होता है जो बालकों की इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग उन्हें फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, उनका मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए उन्हें क्या करता है, मोटिवेट करता है, सहयोग प्रदान करता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट कार्य इस व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। अब व्हीलर ने जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया है। अब पहली तो है स्वयं की आवश्यकता, जो बालक की स्वयं की आवश्यकता है, उसे अपने पर्सनल, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए किन किन जो है नीड्स उसे चाहिए, किन किन रिसोर्सेज की आवश्यकता है जो सेल्फ इंडिविजुअल के लिए होती है। और दूसरी होती है जो सेकंड पॉइंट है कि जो प्रौढ़ व्यक्ति व्यक्तियों द्वारा बालक के लिए आवश्यक समझी जाती है, क्योंकि बालक स्वयं नहीं जानता कि उसे किस किस अपने ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता है, कैसे अवसर चाहिए, कैसा वातावरण चाहिए, इसके लिए उसे अडल्ट व्यक्ति ही सजेस्ट करते हैं। और दूसरा वे स्वयं की नीड्स के अकॉर्डिंग कुछ संसाधनों को अपनी डिजायर के अंदर, अपनी आवश्यकताओं के अंदर शामिल करता है। तो प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास, उसके जीवन के विविध पक्षों को ध्यान में रखते हुए कुछ आवश्यकताएं डिफाइन की गई है और इंडिविजुअल रूप से बालक की स्वयं की भी आवश्यकताएं होती है।
तो ये हमारे 4 बेसिकली इस शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में पॉइंट्स हैं जिनका हमने अभी स्टडी किया। अब नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में कहा गया है कि लास्ट पॉइंट आपका ई पॉइंट है। अब ई पॉइंट आपका बताता है संतुलन। संतुलन किस किस में? अब हमने इन 4 पॉइंट से रिलेटेड अभी बहुत महत्वपूर्ण बातों की स्टडी की कि इनके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है जो हमारे ऑब्जेक्टिव करिकुलम ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ई पॉइंट कहता है कि इन शैक्षिक उद्देश्यों का निर्माण करते समय हमें इन चारों के अंदर क्या करना चाहिए? संतुलन, इक्विलिब्रियम स्थापित करके हमें हमारे करिकुलम डेवलपमेंट के लिए हमारे शैक्षिक उद्देश्यों का क्या करना चाहिए? निर्धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से इन चारों बिंदुओं में जब समुचित संतुलन होगा तो जो भी करिकुलम डेवलपमेंट के लिए हमारे जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए जाएंगे वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होंगे, बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर निर्मित होंगे, साथ ही हमारे समाज की, हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति और एक ऐसे नागरिक को डेवलप्ड करेंगे पर्टिकुलर करिकुलम के माध्यम से जो सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ नेशन डेवलपमेंट में भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये सारे जो मानदंड हैं ये पर्टिकुलर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 55 में जिसे अनुच्छेद कहते हैं उसमें उल्लेखित किया गया है और उसी के आधार पर हमने इन चारों पॉइंट्स को डिफाइन किया है। अब नेक्स्ट जो आता है आपका थर्ड ऑब्जेक्टिव इसके अंतर्गत आता है थर्ड स्टेप। थर्ड सोपान जो है वो है अधिगम अनुभवों का चयन। अधिगम अनुभवों का चयन। अब ये अधिगम अनुभव है, ये अधिगम अनुभव बेसिकली हमारे लर्नर से रिलेटेड है, हमारे स्टूडेंट्स के जो अनुभव है उससे जुड़े हुए हैं। और अधिगम अनुभवों की प्राप्ति के लिए जो आधार होता है वो आधार होता है हमारे शैक्षिक उद्देश्य, जो हमने अभी इस पहले के बिंदु में पढ़े। और इन शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर ही क्या होता है, बालक के अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव को हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो है ये परिवर्तन बेसिकली बेसिस होता है ऑब्जेक्टिव्स का। अब इन अधिगम अनुभवों के लिए हमें इन अनुभवों का प्रस्तुतिकरण अधिगम और उसके आयोजन से संबंधित प्रक्रिया को हम
इस अधिगम अनुभव में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम अपने अधिगम अनुभव का चयन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उन अधिगम अनुभवों का प्रस्तुतिकरण करना पड़ता है। और प्रस्तुतिकरण करने के पश्चात अधिगम और उसके आयोजन से संबंधित जो प्रोसेस हम इन्वॉल्व करते हैं, इसको हम इस स्टेप में शामिल करते हैं। नेक्स्ट होता है, इसमें बालकों के आधार पर या बालकों के में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अब ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो है बेसिकली किसके द्वारा होगा, जब टीचर द्वारा अधिगम अनुभवों से संबंधित जो भी प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसी के आधार पर क्या होगा, बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होगा। अब ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के लिए, क्योंकि इसी के माध्यम से ही बालक को क्या होगा, अधिगम अनुभव प्राप्त होंगे। अब अधिगम अनुभव, अब जो इसके अंदर जो बेसिकली हमने जो आधार बताए थे, हमारे शैक्षिक उद्देश्यों को बताया था, ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य। अब बीएस ब्लूम के आधार पर ये जो शैक्षिक उद्देश्य हैं हमारे, ये क्या है, 3 प्रकार के हैं जो हमने पढ़े। सबसे पहला ज्ञानात्मक, जो हमने अभी शैक्षिक उद्देश्यों में पढ़ा ही है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब इन तीनों के आधार पर ही क्या होता है, हमारा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होता है। और ये जो बेसिस होते हैं बेसिकली हमारे अधिगम अनुभवों के चयन के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे अधिगम अनुभवों का चयन कर सकते हैं। अब डी के अधिगम अनुभवों का जो चयन है, उसके बेसिकली 2 हमारे क्या बताए गए हैं, सिद्धांत बताए गए हैं। अब इन 2 सिद्धांतों में सबसे पहला है कि एक ही अधिगम अनुभव से विभिन्न प्रकार के व्यवहार परिवर्तन, यानी कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनका हम भावी जीवन में यूज कर सकते हैं कुछ डिफरेंट सिचुएशन में। और दूसरा जो उसने बताया है सिद्धांतों को लेकर के, वो बताया है कि विभिन्न प्रकार के व्यवहार परिवर्तन के लिए विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव। तो इस प्रकार 2 प्रकार की थ्योरी अधिगम अनुभवों में बताई गई है कि एक ही अधिगम का हम डिफरेंट सिचुएशन में उपयोग कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के जो एक्सपीरियंस है उसका विभिन्न प्रकार की सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं। तो ये 2 प्रकार की जो थ्योरी है हमारे अधिगम अनुभवों के चयन के अंतर्गत
बताई गई है। अब आज का आपका असाइनमेंट आपको दिया जाता है। इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि UNO इट्स मीन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 55 में उल्लेखित शैक्षिक उद्देश्यों के मानदंडों को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है। साथ ही एक और असाइनमेंट है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सदा फेस पे मास्क लगा करके ही घर से सदैव बाहर जाएं। हाथों को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम 6 फीट की दूरी लोगों से बनाएं और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है उसके पोस्टर बना करके स्लोगन के माध्यम से लोगों को अवेयर करने का कार्य कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।